नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत बॉटनी पेपर फर्स्ट की द्वितीय इकाई के अंतर्गत समष्टि पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समष्टि पारिस्थितिकी क्या है? समष्टि पारिस्थितिकी पादप पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के सजीवों या फिर हम कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक ही प्रकार की समष्टि एवं इनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन को हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। या फिर हम ऐसे कहें कि समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार की जाति के सदस्यों का उनके पर्यावरण अर्थात उनके चारों ओर के परिवेश के साथ में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपको एक समष्टि पारिस्थितिकी का व्यू दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि एक किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट जाति के सदस्य मिलकर के एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, बड़े समूह का, जिसे हम समष्टि कहते हैं। और ये समष्टि अपने स्वयं के सदस्यों के साथ में अन्योन्य क्रियाओं के साथ में अपने परिवेश और पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्शन करती है। और इस प्रकार से समष्टि और समष्टि का पर्यावरण दोनों सामूहिक रूप से मिलकर के जिस घटक का निर्माण करते हैं उसको हम समष्टि पारिस्थितिकी कह सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि समष्टि यानी एक इंडिविजुअल स्पीशीज के सदस्यों का समूह, तो यहाँ पर सिर्फ एक जाति के जीवों के सदस्यों का समूह है। तो इस समूह के अंदर यानी इस समष्टि के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी समष्टि की एक विशेष पहचान तथा संगठन एवं उसकी एक खास संरचना होती है। इन विभिन्न पहलुओं, उनकी पहचान, संगठन एवं संरचना का कुछ विशिष्ट लक्षणों के द्वारा अध्ययन किया जाता है जो निम्न प्रकार से है। पहला है घनत्व। घनत्व समष्टि का एक आधारभूत लक्षण होता है। किसी स्थान विशेष की एक इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को हम उस समष्टि का घनत्व कहते हैं। और घनत्व दो प्रकार का होता है। पहला है वो है अपरिष्कृत घनत्व। इस प्रकार के घनत्व के अंतर्गत सजीवों की समष्टि का उल्लेख करते समय इनके घनत्व को संपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में हम दर्शाते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि एक खेत के अंदर 15 है जो नीम के वृक्ष है, या एक खेत मतलब जो 1 बीघा खेत है उसके अंदर अगर 15 नीम के वृक्ष है तो हम इसका नीम का घनत्व बोलेंगे कि 15 नीम प्रति बीघा। तो ये है जो एक प्रकार से उसके अपरिष्कृत घनत्व को प्रदर्शित करता है। और इसमें अपरिष्कृत घनत्व के अंतर्गत सजीवों की संख्या को प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति बीघा, प्रति वर्ग किलोमीटर आदि यूनिट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो घनत्व का दूसरा प्रकार है वो है पारिस्थितिकीय घनत्व या विशिष्ट प्रकार का घनत्व। इस प्रकार के घनत्व को
वास्तव में आवास के उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में निरूपित करते हैं जो क्षेत्र उस आवास में पाए जाने वाले जीवों के वास्तविक अर्थात सुगम जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि 1 वर्ग मील में अगर कोई 500 पौधे हैं किसी प्रजाति के, लेकिन एक वृक्ष को अपने जीवन यापन के लिए आधा वर्ग मील की क्षेत्र ही पर्याप्त है, तो इस प्रकार उस पार्टिकुलर वृक्ष का जो पारिस्थितिक घनत्व है वो 1000 वृक्ष प्रति वर्ग मील होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जन्म दर। जन्म दर प्रायः सभी सजीव है जो हम जानते हैं कि प्रजनन के द्वारा अपनी वंश वृद्धि करते हैं। इस प्रकार प्रजाति विशेष की समष्टि के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। विभिन्न सजीवों में जन्म दर 2 प्रकार की होती है। पहली है अधिकतम जन्म दर और दूसरा है वास्तविक जन्म दर। सभी सजीवों में अनुकूल परिस्थितियों में अधिकाधिक संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन प्राकृतिक अवस्थाओं में अधिकतम जन्म दर को प्राप्त करना किसी भी सजीव के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति को केवल प्रयोगशाला के अंतर्गत हासिल किया जा सकता है। वास्तविक जन्म दर की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में वास्तविक जन्म दर की हम बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में सजीवों द्वारा उत्पन्न व्यष्टियों की संख्या को वास्तविक पारिस्थितिक जन्म दर कहते हैं। आगे है मृत्यु दर। मृत्यु दर जो हमने अभी पढ़ा है जन्म दर, बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि मृत्यु दर के अंतर्गत किसी भी समष्टि को जन्म दर के द्वारा जो उसकी समष्टि में वृद्धि होती है, मृत्यु दर के द्वारा वही समष्टि है जो अपनी संख्या को घटाती है। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है एवं ये सभी अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के बाद एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक निश्चित समय में समष्टि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और जन्म दर की तरह ही मृत्यु दर भी 2 प्रकार की होती है, संभाव्य मृत्यु दर या न्यूनतम मृत्यु दर, और दूसरा है पारिस्थितिकीय या वास्तविक मृत्यु दर। न्यूनतम मृत्यु दर या संभाव्य मृत्यु दर की बात करें तो जीवधारी के लिए मृत्यु अवश्यंभावी है। आदर्श परिस्थितियों में भी सजीवों की मृत्यु होती है। इस प्रकार की मृत्यु दर प्राय सजीवों की संख्या के न्यूनतम अनुपात में पाई जाती है, इसलिए इसे न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। वहीं पारिस्थितिकीय या वास्तविक मृत्यु दर सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में घटित समष्टि के जीवों की मृत्यु संख्या को वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। वास्तविक मृत्यु दर समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, इसका मान सुनिश्चित नहीं होता है। अगला जो कारक है समष्टि के अंतर्गत वो है जैविक विभव। विभिन्न समष्टियों के अंतर्गत पाए जाने वाले सजीवों के सदस्य समान आयु वर्ग के नहीं होते हैं, अर्थात सभी सदस्य अलग अलग आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक समष्टि का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। इसके द्वारा
जैविक विभव की हम बात करते हैं, सभी प्रकार की सजीव समष्टियों में वृद्धि करने की जो क्षमता होती है, जो जनन करने की जो क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है। और जब वातावरण की समस्त परिस्थितियां उस समष्टि के लिए अनुकूल होती है और उनके लिए आवास और भोजन के लिए स्थान इत्यादि आदि के लिए कोई उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में समष्टि की वृद्धि बहुत ही तेज गति से होती है एवं यह समष्टि अपनी अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर अंत में स्थिर हो जाती है। जब तक वातावरणीय कारक अनुकूल एवं उनके फेवर में होते हैं, तब तक इनके अंतर्गत यही स्थिर स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में जब समष्टि के सदस्यों के लिए भोजन और आवास आदि के लिए किसी प्रकार के आवश्यकताओं के लिए उन्हें प्राकृतिक कारकों से कोई प्रतिकूल परिस्थिति जैसी चीज से सामना नहीं करना पड़ता है, तो इन परिस्थितियों में वो समष्टि के सदस्य अपनी उच्चतम क्षमता के साथ में प्रजनन करते हैं और ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में समष्टि की वृद्धि करने की ताकत अर्थात सामर्थ्य को हम जैविक विभव कहते हैं। अब है समष्टि दोलन। समष्टि दोलन से हमारा तात्पर्य है कि पॉपुलेशन के अंतर्गत किस प्रकार से फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन से हमारा तात्पर्य है किस प्रकार से समष्टि के सदस्यों की संख्या में गिरावट आती है और किस प्रकार से उनकी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो किसी भी समष्टि के अंतर्गत उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी वह निम्न दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा अपन समझ सकते हैं। जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन, ऋतुनिष्ठ उच्चावसन। अनेक प्रकार की समष्टि में हमें ये देखने को मिलता है कि ऋतुओं में बदलाव आने से उस आवास के वातावरणीय कारकों में परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप समष्टि के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं कि बरसात की मौसम में मच्छरों की संख्या में एकाएक इजाफा हो जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में इनकी संख्या एकदम कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो मच्छर की समष्टि है उनके अंतर्गत ये हमें सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दूसरा जो समष्टि के अंतर्गत फ्लक्चुएशन का कारण है वो है एनुअल फ्लक्चुएशन, वार्षिक उच्चावसन। इस प्रकार की समष्टि के अंतर्गत जो फ्लक्चुएशन की प्रक्रिया है वर्ष में एक बार होती है तथा ये परिवर्तन पर्यावरण में होने वाले भौतिक वातावरण के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप या कुछ है जो समष्टि के गतिकी कारकों अथवा समष्टि के कोई अंतर्जात कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। फिर है समष्टि प्रकीर्णन। समष्टि प्रकीर्णन से हमारा तात्पर्य है कि समष्टि के सदस्य, अगर जंतुओं की बात करें तो, अगर पौधों की बात करें तो उस संदर्भ में उनके बीज, बीजाणु जो इत्यादि है उनका रिमोट एरियाज में, सुदूर क्षेत्रों के अंतर्गत किस प्रकार से है जो अभिगमन होता है। तो किसी भी पादप और जंतु समष्टि के सदस्यों का अपने दूरस्थ क्षेत्रों में जो अभिगमन होता है, इस प्रक्रिया को हम समष्टि प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की प्रक्रिया सजीवों तथा जिसके अंतर्गत पेड़ और पौधे और जंतु दोनों की बात करते हैं, इनका सुदूर क्षेत्रों में वितरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकीर्णन प्रक्रिया से जो समष्टि को फायदा होता है उसके अंतर्गत उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन की प्राप्ति हो जाती है
स्थान एवं आवास के लिए उनके अंदर स्पर्धा कम हो जाती है, उपयुक्त मात्रा में उन्हें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक जल, हवा एवं प्रकाश आदि के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से समष्टि प्रकीर्णन से समष्टि का भौगोलिक वितरण होने के साथ साथ उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाती है। अब हम समष्टि का जो मुख्य लक्षण है वो देखते हैं, आयु वितरण। हम सभी जानते हैं कि एक समष्टि के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न सदस्य एक ही आयु ग्रुप के नहीं होते हैं, वे अलग अलग आयु ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक सजीव समष्टि में पारिस्थितिकीय तौर पर हम 3 प्रकार के आयु वर्ग देख सकते हैं। इन आयु वर्ग के आधार पर इन समष्टि सदस्यों को 3 कैटेगरी बांटा गया है। पहला है वो है पूर्व प्रजननीय, जिसके ऐसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। ये दूसरा जो आयु ग्रुप है वो है प्रजननीय आयु समूह, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं। और तीसरा जो सदस्यों का ग्रुप है वो है पश्चात प्रजननीय आयु समूह, जिसे हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। तो ये 3 एज ग्रुप आपको हर समष्टि के सदस्यों के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आयु ग्रुप है इनका अगर ज्यामितीय चित्रण किया जाए किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किसी समष्टि के लिए, तो हमें जो संरचनाएं प्राप्त होती है, ज्यामितीय संरचनाएं, उन्हें हम आयु पिरामिड कहते हैं। और ये आयु पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत पहला हम देख रहे हैं कि वृद्धिशील समष्टि। तो जो वृद्धिशील समष्टि है उसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपको आयु पिरामिड का जो आधारीय भाग होता है वो चौड़ा दिखाई देता है, यानी उनके अंदर जो संततियां होती है, नवीन न्यू बॉर्न्स, वो संख्या में ज्यादा होते हैं। और इनके ऊपर वाला जो आयु ग्रुप है रिप्रोडक्टिव हो, उनसे थोड़ा कम होता है। लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत जो समष्टि के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कम होती है। अब हम नेक्स्ट जब आप देखते हो स्थायी समष्टि की बात करते हो, तो इसके अंतर्गत आपको न्यू बॉर्न्स और यानी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या लगभग समान होती है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। और तीसरे प्रकार का जो आयु पिरामिड है उसे हम आशोन्मुख समष्टि कहते हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के समष्टि के अंतर्गत समष्टि के सदस्यों की संख्या में ह्रास होता है। ह्रास इसलिए होता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सजीव समष्टि में शिशु व्यष्टि बहुत कम संख्या में है, क्योंकि जन्म दर बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के पिरामिड में पूर्व जननीय आयु समूह की तुलना में जननीय एवं पश्चात जननीय यानी रिप्रोडक्टिव एवं पोस्ट रिप्रोडक्टिव आयु ग्रुप वाले सदस्य संख्या में अधिक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की समष्टि यानी आशोन्मुख समष्टि का आयु पिरामिड आपको है जो एक प्याले या जलपात्र के आकार के दिखाई देता है। समष्टि प्रसार यानी किस प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत, प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत समष्टि अपना फैलाव करती है, डिस्पर्सन। प्राकृतिक दशाओं में प्राकृतिक आवासों के अंतर्गत समष्टि में जीवों के प्रसार की हमें जो प्रारूप देखने को मिलते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं समान प्रसार, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। इस प्रकार के प्रारूप में जो इंडिविजुअल सदस्य होते हैं समष्टि के, वो समान रूप से पूरे क्षेत्र में फैले हुए पाए जाते हैं। जिस समष्टि के सजीव सदस्यों के बीच कड़ी स्पर्धा या धनात्मक प्रतिरोध पाया जाता है,
उनमें इस प्रकार का प्रसार या डिस्पर्शन प्रारूप हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के समष्टि प्रसार में समष्टि के घनत्व की गणना सही ढंग से की जा सकती है। दूसरा जो समष्टि का प्रसार का जो टाइप है वो है आपका अनियमित प्रसार अथवा रैंडम डिस्पर्सन। इस प्रकार की समष्टियों के अंतर्गत सदस्यों का प्रसार समान रूप से नहीं होकर इधर उधर छितराए हुए या बिखरे हुए अव्यवस्थित ढंग से हमें देखने को मिलता है। वे समष्टियां जो एक समान वातावरण में पाई जाती है और जिनकी आवश्यकताएं एक प्रकार की है, उनमें इस प्रकार का प्रसार प्रारूप देखने को मिलता है। प्रकृति में इस प्रकार का समष्टि प्रसार हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रकार है समष्टि प्रसार का, वो है संपंजित प्रसार। प्रकृति में इस प्रकार का समष्टि प्रसार सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्रसार के अंतर्गत समष्टि के जो सदस्य होते हैं वह ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति में समष्टि के अंतर्गत उनके सदस्यों का जो वितरण है वो हमें 3 प्रकार का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समष्टि का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है वृद्धि वक्र। वृद्धि वक्र जब किसी समष्टि के अंतर्गत सभी सदस्य प्रजनन करते हैं तो वे अपनी समष्टि में नए इंडिविजुअल्स की संख्या को जोड़ते हैं। इस प्रकार एक समष्टि में उपस्थित सजीवों की संख्या में वृद्धि होती है तथा उनका घनत्व भी उसके साथ साथ बदलता है। वातावरणीय परिस्थितियां जब अनुकूल रहती है तो समष्टि में वृद्धि दर एक निश्चित प्रारूप में होती है। ये वृद्धि दर का जो प्रारूप है, जिसे हम वृद्धि प्रतिरूप कहते हैं, ग्रोथ पैटर्न कहते हैं, ये विभिन्न समष्टियों की वृद्धि उनके अंतर्जात लक्षणों पर निर्भर करता है। समष्टियों की वृद्धि एवं इनके अभिलाक्षणिक प्रतिरूपों द्वारा उनकी वृद्धि प्रदर्शित होती है। समष्टि वृद्धि प्रतिरूपों के अंकगणितीय आलेखन या समष्टि के अंदर उनका जो वृद्धि प्रतिरूप है, अगर उसका हम अर्थमेटिक प्लॉटिंग करते हैं तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसको हम वृद्धि वक्र कहते हैं। ये वृद्धि वक्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके जे आकृति का वृद्धि प्रारूप। जे आकृति की वृद्धि प्रारूप के अंतर्गत सजीव समष्टि की वृद्धि, सजीव समष्टि के सदस्यों के अंतर्गत वृद्धि बहुत तेजी से होती है तथा कुछ समय तक निरंतर अबाध रूप से जारी रहने के बाद वृद्धि दर एकदम शून्य हो जाती है। सामान्यतः प्राकृतिक अवस्था में जे आकृति का वृद्धि प्रारूप हमें देखने को नहीं मिलता है, केवल प्रयोगशाला के अंतर्गत कृत्रिम परिस्थितियों को छोड़कर। प्रयोगशाला के अंदर बात करते हैं तो कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जो यीस्ट की वृद्धि प्रारूप होता है उसके अंतर्गत हमें जे आकृति का वृद्धि प्रारूप देखने को मिलता है। तो जे आकृति के अंदर क्या, शुरुआत में सदस्यों की संख्या एकदम कम होती है, तत्पश्चात उनकी संख्या में एकाएक बढ़ोतरी होती है और बाद में जाकर के उनकी वृद्धि है जो फिक्स हो जाती है या शून्य हो जाती है। दूसरे प्रकार का जो वृद्धि वक्र है उसे हम कहते हैं एस आकृति का वृद्धि प्रारूप। सजीवों का जो वास्तविक जैविक विभव प्राकृतिक परिस्थितियों में ही निरूपित होता है, इसलिए समष्टि में जे आकार के वृद्धि प्रारूप जैसी वृद्धिशीलता परिलक्षित नहीं होती है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी सजीव समष्टि के सदस्य हैं वो प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक आवासों में सभी कारक हमेशा अनुकूल नहीं होते हैं, उनको है जो अन्य पर्यावरणीय कारकों से भी सामना करना पड़ता है।
इसलिए जे प्रारूप की वृद्धि संभव नहीं हो पाती है प्राकृतिक अवस्थाओं की दशा में। तो प्राकृतिक अवस्थाओं की दशा में हमें है जो एस आकृति का वृद्धि प्रारूप देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सजीव समष्टि के सदस्य प्रारंभिक दौर में कम संख्या में होते हैं और वे अपनी संख्या में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी करते हैं, तत्पश्चात उपलब्ध भोजन की मात्रा का सर्वाधिक उपयोग करते हुए अपने वो जैविक पोटेंशियल के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर को प्राप्त करते हैं और एक निश्चित सीमा के पश्चात पर्यावरणीय कारकों से सामंजस्य बिठाते हुए वो एक स्थिर वृद्धि दर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वृद्धि वक्र को हम एस आकृति का वृद्धि प्रारूप अर्थात सिग्मोइड वक्र भी कहते हैं। अब है पारिस्थितिकीय आयाम। किसी प्रजाति द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण से विभिन्न प्रकार की जरूरतें पूरी करने एवं वातावरण के अंतर्गत विभिन्न कारकों में होने वाले उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता को उस प्रजाति का पारिस्थितिकीय आयाम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी जीव का अगर पारिस्थितिकीय आयाम ज्यादा है, यानी किसी भी समष्टि जो है उसका अगर पारिस्थितिकीय आयाम यानी पर्यावरणीय कारकों के प्रति उनका जो संघर्ष का जो प्रसार रेंज है वो ज्यादा है, उनको सहन करने की क्षमता ज्यादा है, तो वह समष्टि उस समष्टि का भौगोलिक वितरण उतना अधिक होगा। और जिस समष्टि का पारिस्थितिकीय आयाम कम है, यानी पर्यावरण कारकों के प्रति उनकी जो सहनशीलता की जो रेंज है, प्रसार है, बहुत ही कम है, तो उन समष्टियों के अंतर्गत उनका भौगोलिक वितरण एक सीमित और एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत ही पाया जाता है। अब इस सहनशीलता की सीमा के आधार पर ट्यूरेशन द्वारा एक नवीन अवधारणा जीन पारिस्थितिकी प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं में एक ही प्रजाति के भीतर अलग अलग आकारिकीय प्रारूप मिल सकते हैं, जिनको हम इकोटाइप्स एवं इकेट्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक ही समष्टि के सदस्यों के अंतर्गत इस प्रकार की आकारिकीय विभिन्नताएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो हमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो एक ही प्रजाति के अलग अलग रूप है, आकारिकीय रूप, इनके अंतर्गत सबसे पहले है पारिज या इकेट्स। ये एक ही प्रकार की समष्टि के सदस्य होते हैं, लेकिन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने के कारण वहां के वातावरण के साथ में अपनी अनुकूलताओं को विकसित करने के कारण इनकी आकारिकी में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि नवीन वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। लेकिन ये अनुकूलन सिर्फ है जो कायिक स्तर पर स्थापित अंकुरण है। जब इन्हीं जाति के सदस्यों को वापस पुनः अपने मूल स्थान पर ले जाया जाए तो उनके अंतर्गत पुनः है जो वो अपने पैतृक आकारिकी लक्षणों को हासिल कर लेते हैं। कहने का मतलब है इनके अंतर्गत जो नवीन भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नवीन वातावरणीय परिस्थिति में जो लक्षण विकसित हुए थे वो है जो आनुवांशिक स्तर पर स्थापित नहीं हो पाए। तो इस प्रकार के समष्टि के एक ही समष्टि के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, पारिज। दूसरा है इकोटाइप या पारिप्रारूप। जब एक ही पादप प्रजाति में हम देखते हैं कि सदस्यों के अंदर जो भिन्नता होती है वह वातावरण के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो वातावरणीय कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप उनके अंदर जो आकारीय परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों के लक्षण है जो आनुवंशिक स्तर पर उनमें स्थापित हो जाते हैं। अब अगर हम समष्टि के इन सदस्यों को अपने पुनः मूल स्थान पर लेके जाते हैं अन्य सदस्यों के साथ में, तो भी ये सदस्य अपने लक्षणों को बनाए रखते हैं, अर्थात ये लक्षण उस प्रकृति से उन समष्टि के सदस्यों से पुनः विस्थापित नहीं होते हैं। तो जब कोई नए
परिस्थिति के अनुकूलन की फलस्वरूप विकसित होने वाले लक्षण किसी समष्टि के अंतर्गत आनुवंशिक स्तर पर स्थापित हो जाते हैं, तो समष्टि के इस प्रकार के सदस्यों को परिप्रारूप कहते हैं। थैंक्स।